हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों क्लास 12th बायोलॉजी। तो जैसा कि आपका जो 10 तारीख को जो पेपर है बायोलॉजी का, उसमें हमने 2 अंकों के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने उसकी कई सारी वीडियो प्रोवाइड करा दी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 3 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है बहुभ्रूणता। देखिए बहुभ्रूणता पेपर में कई बार पूछा भी जा चुका है। तो बहुभ्रूणता या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलीएम्ब्रियनी। तो देखिए पॉलीएम्ब्रियनी की यदि हम बात करें या बहुभ्रूणता क्या होती है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि बहुभ्रूणता यानी बहुत सारे भ्रूण। तो देखिए क्या होता है कि जब एक ही बीज से, कितने बीज से, खाली एक ही बीज से यदि एक से अधिक भ्रूण पैदा हो जाएं तो इस प्रजनन या इस दशा को ही हम क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। जब किसी एक ही बीज से एक या एक से अधिक जो है भ्रूण पैदा हो जाए, बेसिकली एक से अधिक यदि भ्रूण पैदा हो जाते हैं एक ही बीज से, तो यह प्रक्रिया या यह प्रजनन जो है क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता कहलाता है। देखिए बहुभ्रूणता की यदि हम बात करते हैं तो नींबू का जो पौधा होता है, नींबू जाति के जो पौधे होते हैं उनमें सामान्य रूप से बहुभ्रूणता देखने को पाई जाती है। वहीं इसके अलावा यह कोनिफर्स, जिसको कि हम शंकुरूपी पादप कहते हैं, कोनिफर्स की कई जातियों में भी पाई जाती है। यानी जो बहुभ्रूणता है वो मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है, नींबू कुल के जातियों में। और इसके अलावा जो कोनिफर्स की कई सारी जातियां होती है उनमें बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है। अब देखिए यदि हम बात करते हैं कि बहुभ्रूणता की स्थिति उत्पन्न कब होती है, तो देखिए कब किस कंडीशन में बहुभ्रूणता की स्थिति उत्पन्न होती है, जब बीजांड में एक से अधिक अंड या भ्रूण कोष बने। देखिए बीजांड से यदि बीजांड से एक से अधिक अंड या भ्रूण कोष बन जाते हैं तथा जितने भ्रूण कोष बने हैं या अंड बने हैं सभी के सभी यदि निषेचित हो जाएं, और इसके अलावा जो जाइगोट है वो भी यदि विभाजित हो जाए, तब ऐसी स्थिति या कंडीशन में बहुभ्रूणता जो है उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे यानी आपको पता होना चाहिए कि बहुभ्रूणता की स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब पर्टिकुलर कोई भी ओव्यूल या बीजांड में एक से अधिक ओव्यूल या एक से अधिक अंड या कि भ्रूण कोष उत्पन्न हो जाएं और सभी के सभी भ्रूण कोष निषेचित हो जाएं, या कि जो जाइगोट बनेगा निषेचन के बाद वो यदि विभाजित हो जाता है, तब ऐसी कंडीशन में बहुभ्रूणता की स्थिति जो है उत्पन्न होती है। दूसरा क्वेश्चन है आज का चिकित्सीय गर्भ समापन, या इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं एमटीपी। देखिए एमटीपी क्या है, यह आपके पेपर में पूछा भी जा सकता है, क्योंकि एमटीपी जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमटीपी का पूरा नाम होता है मेडिकल टर्मिनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो यानी जाहिर सी बात है कि जो चिकित्सीय गर्भ समापन है उसी को हम क्या कहते हैं, एमटीपी या मेडिकल टर्मिनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्वेश्चन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यदि हम बात करें चिकित्सीय गर्भ समापन की, तो देखिए वैधानिक रूप से गर्भपात कराकर भी जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। देखिए बेसिकली जो है गर्भपात या एबॉर्शन करा करके जनसंख्या नियंत्रण भी किया जा सकता है। देखिए बेसिकली जो जनसंख्या के नियंत्रण है इसकी भी कई सारी विधियां हैं, लेकिन जो मेडिकल टर्मिनेंस ऑफ प्रेगनेंसी है या चिकित्सीय गर्भ समापन है, इस विधि या प्रोसेस के थ्रू भी हम गर्भपात करा करके और बेसिकली जो फीमेल्स है उसका गर्भपात करा करके जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। और देखिए शासकीय चिकित्सालयों में इसकी मुफ्त सुविधा भी उपलब्ध है। आजकल शासकीय जो चिकित्सालय हैं वहां इसकी मुफ्त सुविधा यानी फ्री में ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। लेकिन बार बार यदि गर्भपात कराते हैं आदमी, तो इसमें भी क्या होता है कि बार बार गर्भपात कराने पर भी स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। यदि कोई महिला बार बार गर्भपात या अबॉर्शन कराती है तो उससे उसके स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, और इस कारण से ही गर्भाधारण को रोकना ही सबसे सही विधि हो सकती है। लेकिन देखिए इसी चलते जो है, क्योंकि इस मेडिकल टर्मिनेंस ऑफ प्रेगनेंसी यानी चिकित्सीय गर्भ समापन के अंतर्गत यदि अबॉर्शन या गर्भपात करा करके जनसंख्या नियंत्रण किया जाता है, तो इसमें लगातार यदि गर्भपात या अबॉर्शन करवाया जाता है तो इससे महिला के स्वास्थ्य पर विपरीत या हानिकारक प्रभाव पड़ने लगते हैं, जिस कारण से ऐसा माना जाता है कि जो गर्भाधारण है इसको रोकने का सबसे सही तरीका जो है गर्भाधारण ही हो सकता है। यानी जो गर्भ को रोकने का सबसे सरल तरीका है वो गर्भाधारण ही हो सकता है। और चिकित्सीय गर्भ समापन को शासन द्वारा कानूनी मान्यता भी प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि चिकित्सीय गर्भ समापन को नहीं करवा सकते हैं, ये भी करवा सकते हैं, पर इसके द्वारा
शासन द्वारा कानूनी तौर पर भी मान्यता प्राप्त की गई है। लेकिन यदि बार बार कोई गर्भपात या एबॉर्शन करवाता है, इससे उसके स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तथा जन्म से, देखिए जन्म से यदि जन्म नियंत्रण के कई सारे तकनीक हैं, इनको अपनाते समय अनुभवी डॉक्टरों की सलाह के अनुसार ही विधि को अपनाना चाहिए। और इसके अलावा जो गर्भाधारण को रोकने के लिए कई सारी विधियां हैं, उन विधियों को यदि आप उपयोग में लाते हैं या उन तकनीकों को आप अपनाते हैं, तो उसके पहले अनुभवी डॉक्टरों से सलाह जो है अवश्य लेना चाहिए। इस प्रकार से एमटीपी या गर्भपात, चिकित्सीय गर्भपात जो है यह पेपर में आता है कई बार, तो इसलिए ये भी क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है वन ऑफ मोस्ट क्वेश्चन टेस्ट ट्यूब बेबी, जो कि लगभग हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, चाहे वो आपका प्री बोर्ड हो, चाहे वो आपका त्रैमासिक या अर्धवार्षिक एग्जाम हो, सभी में टेस्ट ट्यूब बेबी ऐसा क्वेश्चन है जो कि बार बार पेपर में रिपीट होता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी या परख नली शिशु क्या होता है? तो देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी या परख नली शिशु की यदि हम बात करें तो बेसिकली यह तकनीक जो है उन स्त्रियों द्वारा अपनाई जाती है जो गर्भधारण करने में सक्षम नहीं होती हैं, यानी ऐसी स्त्रियां जो गर्भधारण करने योग्य नहीं होती हैं, उस स्थिति में परख नली शिशु या तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस विधि में देखिए किया क्या जाता है कि जो स्त्रियों से अनिषेचित अंडाणु होते हैं, स्त्रियों से अंडाणु को बाहर निकालते हैं, यानी ऐसा अंडाणु जो कि अभी निषेचित किसी भी प्रकार से नहीं हुआ है, तो स्त्रियों से जो अनिषेचित अंडाणु है उसको बाहर निकाला जाता है। और इस अंडाणु को क्या करते हैं कि किसी परख नली या टेस्ट ट्यूब में लेकर के उसको शुक्राणु द्वारा क्या किया जाता है, निषेचन कराया जाता है या निषेचित किया जाता है। और निषेचित अंडाणु से क्या होता है, विदलन की क्रिया के द्वारा 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण बनता है। अब देखिए निषेचन के बाद क्या हो जाएगा, भ्रूण बनेगा, लेकिन जो 32 कोश की, जैसे ही 32 कोश की अवस्था वाला भ्रूण बनता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, और इस 32 कोश की अवस्था वाले भ्रूण को ही रोपित कर देते हैं कहां, स्त्रियों के गर्भाशय में, जहां पर कि इस भ्रूण का अगला विकास होता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। और इस प्रकार से शिशु बनते हैं जिसे ही हम परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। देखिए इस विधि में कुछ नहीं होता, खाली जो स्त्रियों का अंडाणु होता है या स्त्रियों का जो ओवम होता है उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, जो कि अनिषेचित होता है, और उसको बाहर निकालने के बाद एक टेस्ट ट्यूब या परख नली लेकर के उसमें शुक्राणु के साथ उसको आपस में मिलाते हैं, यानी निषेचन कराते हैं। और निषेचित अंडाणु से क्या होता है, विदलन के परिणाम स्वरूप यानी विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, जाइगोट में कई बार विभाजन होगा, और जब 32 कोश की अवस्था वाला भ्रूण बन जाएगा उसको मादा के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाएगा, यानी कि प्रवेश करा दिया जाएगा, और उसके बाद का जो भ्रूण का विकास होगा वो मादा के गर्भाशय में होगा। और इस प्रकार से कोई भी शिशु बनता है जिसे हम परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी भी आपको याद रखना, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस की यदि हम बात करते हैं तो देखिए यह बेसिकली भ्रूण परीक्षण की एक तकनीक होती है, यानी इस विधि के द्वारा किसी भी भ्रूण या लिंग का परीक्षण किया जाता है, जिसमें क्या होता है, सर्जिकल सुई के द्वारा मादा के गर्भाशय से एमनियोटिक द्रव को शरीर से बाहर निकाला जाता है। इस विधि में क्या होता है कि एक सर्जिकल सुई होती है जिसके द्वारा मादा के गर्भाशय से जो एमनियोटिक द्रव होता है यानी एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है, और उस एमनियोटिक द्रव में उपस्थित जो भी भ्रूणीय कोशिका होती है उसका संवर्धन किया जाता है, और इसका गुणसूत्री परीक्षण भी किया जाता है। और गुणसूत्री परीक्षण करके मानव में जो भी विकृतियां यानी जो होने वाली लिंग है उसमें जो भी विकृतियां है या जो भी असामान्यताएं हैं उनका पता लगाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से ऐसे रोग हैं या कौन कौन से ऐसी विकृतियां हैं जिसका पता लगाया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहला क्या है, गुणसूत्रीय असमानता। यदि गुणसूत्रों में असमानता के कारण उत्पन्न कोई रोग है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, यदि इस प्रकार कोई सिंड्रोम उत्पन्न हो जाते हैं तो इसका पता चल सकता है एमनियोसेंटेसिस करा करके। दूसरा है उपापचय निमित्ताएं। कोई भी यदि मेटाबॉलिज्म जो है शरीर की या उपापचय क्रियाएं जो है यदि कहीं भी कंट्रोल में नहीं है या क्या है वो गड़बड़ है, तो उन विकृतियों जैसे कि क्रिटेनिज्म, एल्केप्टोनुरिया, इन रोग यदि पहले से उपस्थित हैं किसी भी लिंग में तो वो भी पता लगाया जा सकता है एमनियोसेंटेसिस विधि के थ्रू। इसके बाद देखिए भ्रूण का लिंग, होने वाला जो लिंग होगा वो क्या होगा, और इसके साथ ही साथ जो भ्रूण की लैंगिक बीमारियां हैं इसका भी पता लगाया जा सकता है किस विधि के द्वारा, एमनियोसेंटेसिस के द्वारा, और उसका उपचार भी
टाइम से किया जा सकता है। तो यहां पे दोस्तों चौथा क्वेश्चन क्या था, एमनियोसेंटेसिस। ये क्वेश्चन भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है अप्राया प्लेसेंटा क्या है। इसके बाद देखेंगे अप्राया प्लेसेंटा के कार्य। यह क्वेश्चन भी पेपर में कई बार पूछा जाता है। तो देखिए अप्राया प्लेसेंटा की यदि हम बात करें, इसके डिफिनेशन क्या है, एक्चुअल में अप्राया प्लेसेंटा होता क्या है। तो देखिए एक ऐसी रचना जिसके द्वारा मादा, हम मुख्य रूप से यह कह सकते हैं जिसके द्वारा भ्रूण एवं मादा, तो भ्रूण एवं मादा के रुधिर में आपस में एक ऐसी रचना जिसके द्वारा भ्रूण एवं मादा के शरीर में या मादा के रुधिर में जो पदार्थों का विनिमय होता है उसे ही हम अप्राया प्लेसेंटा कहते हैं। यानी एक ऐसी रचना जिसके माध्यम से भ्रूण एवं मादा के रुधिर में आपस में इन दोनों का कनेक्शन होता है, ज्वाइंट होता है। तो भ्रूण एवं मादा के रुधिर में जो पदार्थों का विनिमय होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अप्राया प्लेसेंटा कहते हैं। ऐसी रचना को हम क्या कहते हैं, अप्राया प्लेसेंटा, जिसमें कि भ्रूण एवं मादा के रुधिर में पदार्थों का विनिमय होता है। देखिए अब अप्राया प्लेसेंटा के कार्यों की यदि हम बात करें तो पहला कार्य क्या होता है, न्यूट्रिशन या पोषण। पोषण जो है पहला कार्य है अप्राया प्लेसेंटा का। देखिए पोषण कैसे करता है, अप्रा जो है यह मादा से पोषक पदार्थों को विकसित होते हुए भ्रूण को पहुंचाता है, जो भ्रूण गर्भाशय में स्थित होता है। अप्रा या प्लेसेंटा के द्वारा जो है मादा से पोषक पदार्थों को अप्रा या प्लेसेंटा के द्वारा ही भ्रूण तक पहुंचाया जाता है। तो भ्रूण तक जो पोषक पदार्थ होते हैं उसको किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, अप्राया प्लेसेंटा के द्वारा। पहला कार्य है क्या अप्राया प्लेसेंटा का, कि पोषक पदार्थों को मादा से भ्रूण तक पहुंचाना। दूसरा काम देखिए क्या होता है कि गैसों का आदान प्रदान। यह भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, अप्राया प्लेसेंटा का, गैसों का आदान प्रदान यानी एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। तो देखिए गैसों का आदान प्रदान कैसे होगा, अप्राया प्लेसेंटा जो है माता एवं भ्रूण के मध्य गैसों का आदान प्रदान करने में भी सहायक होते हैं। तो आपस में मादा एवं भ्रूण के बीच जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो भी अप्राया प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है। अगला देखिए यहां पे एक अगला कार्य क्या है, उत्सर्जन या एक्सक्रीजन। उत्सर्जन में देखिए क्या होता है, भ्रूण जो है अपने नाइट्रोजनी एवं अन्य वर्ज्य पदार्थों का जो उत्सर्जन होता है वो अप्रा के माध्यम से ही करता है। किसके माध्यम से करता है, अप्रा के माध्यम से ही करता है। तो आपको तीसरा फंक्शन याद रखना है, एक्सक्रीजन या उत्सर्जन। अगला कार्य क्या है अप्राया प्लेसेंटा का, कि संग्रहण एवं पाचन यानी एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन। तो देखिए संग्रहण की यदि हम बात करते हैं तो देखिए क्या होता है, अप्रा जो है यह वसा एवं ग्लाइकोजन का मुख्य रूप से संग्रहण करता है, जो कि विघटित होकर के अप्रा के भ्रूणीय भाग के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और यह संग्रहण जो है करने के पश्चात विघटित होते हैं और अप्रा के भ्रूणीय भाग के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो संग्रहण एवं पाचन करना भी अप्राया प्लेसेंटा का प्रमुख कार्य होता है। तो यहाँ पे दोस्तों 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये 3 नंबर के लिए यहाँ पे अप्राया प्लेसेंटा जैसे हो गया। मुख्य रूप से ये क्वेश्चन देखिए 2 नंबर में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको 3 नंबर के हिसाब से इन क्वेश्चनों को तैयार करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।